नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में हम आज बात करेंगे पीसीएस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे और सेंट्रल यूपी में लखनऊ से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे बाबा हरदेव सिंह जी। बाबा हरदेव सिंह जी, स्वागत है प्राइम टीवी पर आपका। सादगी, ईमानदारी के प्रतीक के रूप में आप देखे गए। प्रशासन का जो पुराना दशकों का आपका कैरियर रहा, लंबा कैरियर रहा, ईमानदारी, सादगी में जो आपने मिसाल कायम की, पूरा प्रदेश आपको याद रखता है। क्या कहना चाहेंगे आप, सियासत में कैसे आए? ऐसा है, प्रशासनिक सेवा में जब आया तो मेरे मस्तिष्क में एक विचार था कि आज़ादी के पूर्व जो नौकरशाही है ये शासक की भूमिका में थी, और आज़ादी के बाद जब अपना ही शासन है तो उसमें इसको लोक सेवक की भूमिका में आना चाहिए। दुर्भाग्य ये था कि इतने सालों के बाद अभी ये नौकरशाही लोक सेवक की भूमिका में नहीं आई। जन सामान्य के लिए तो अभी भी वो जी हुजूर सरकार ही है। तो हमने इसको बदला, जनता के बीच पहुंचकर उसका काम किया, और काम करने का नतीजा ये रहा। शुरुआत से ही काम करने का यही तरीका था कि अगर कोई फरियादी आता था तो उसकी समस्याएं निपटाना, मौके पर जाना, क्षेत्रों का भ्रमण बहुत करता था, ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे नगरीय क्षेत्रों में। तो उससे लोगों का जुड़ाव आया, और समस्याओं के निराकरण के बाद जो लोगों का स्नेह सम्मान मिला। तो एक समय तो ऐसा आया जब मैं अलीगढ़ में एडीएम सिटी था, तो पूरा शहर एक तरह से ऐसा लगा कि पूरी तरह हर कामों के लिए डिपेंड करने लगा है। तो वहाँ के युवाओं ने एक आयोजन किया और वहाँ कहा, हम अब घर के मुखिया की तरह जैसे आप काम करते हैं, किसी को डांट कर पुचकार कर हर समस्या हल करते हैं, तो हम आपको बाबा कहेंगे। बाबा की उपाधि आपको कहाँ से मिली? अलीगढ़ से मिली। वही मैं बता रहा हूँ कि जब बाबा कहना शुरू किया कि आप हमारे घर के मुखिया की तरह हैं, हम रात में निश्चिंत सोते हैं, हमें ये भरोसा रहता है कि अगर रात 12 बजे 2 बजे भी ज़रूरत पड़ेगी और एक अधिकारी ऐसा है जिसके पास हम टेलीफोन कर देंगे तो हमें सहूलियत मिल जाएगी, हमें सुरक्षा मिल जाएगी। इसलिए आप घर के मुखिया की तरह हैं, हम आपको बाबा कहेंगे। और अखबार वाले बाबा निकालना शुरू किए। उसके बाद तो बाबा शब्द पीछे लग गया, और बाबा नाम न लगाऊं तो हरदेव सिंह केवल बताऊं तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा बाबा हरदेव सिंह बोल रहे हैं ना। तो बाबा हरदेव सिंह जब बोलता था तभी भी पहचान लगा। बाबा नाम को आप अपना जीवन का अचीवमेंट मानते हैं? हाँ, जनता द्वारा दिया गया है। इसलिए भी मैंने इसमें पीएचडी भी किया है फिलॉसफी में, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं लिखता, क्योंकि जनता द्वारा दी गई जो उपाधि थी उसको मैं बड़ा महत्व देता हूँ। वो सम्मान उपाधि थी। बाबा हरदेव सिंह जी, आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, इतिहास और साहित्य में सूफी दर्शन, इसकी बड़ी चर्चा हुई, और नौकरशाही पर भी आपकी एक किताब आई, काफ़ी चर्चा बटोरी इस किताब ने। क्या कहना चाहेंगे इन बुक्स के बारे में? एक तो कुछ संस्मरणों का, कुछ स्थानों पर किए गए कार्यों का मैं लेख लिखने लगा। वर्तमान साहित्य में लगातार लेख हर महीने छपता था, और जो 15-20 लेख छप गए तो वाणी प्रकाशन ने संपर्क किया, कहा हम आपकी ये पुस्तक रूप में पूरा संकलन करना चाहते हैं सारे लेखों का। तो उसमें बेईमान क्यों हो जाती है नौकरशाही की हेडिंग से ही वो लेख छपते थे, और उसी नाम से ये पुस्तक वाणी प्रकाशन ने छापा, बेईमान क्यों हो जाती है नौकरशाही। तो एक तो ये सामान्य है, और एक और संग्रह तैयार है इसी पर। अपने जो अनुभव थे, जो समस्याएं आई, उसको किस तरह से हमने निपटाया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरह होना चाहिए, इसको देते हुए वो भी संग्रह तैयार है, अभी छपा नहीं है। दूसरा, फिलॉसफी से मैंने एमए किया था, और
सूफी साधना और योग साधना पर के तुलनात्मक अध्ययन पर मेरी रिसर्च है। तो उसमें पीएचडी की डिग्री भी मुझे मिली, डॉक्टर की डिग्री मिली। और उसके बाद वो पुस्तक भारतीय साहित्य एवं इतिहास में सूफी दर्शन के नाम से हिंदी साहित्य संस्थान से छपी है और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। जितना भी योग का, भारतीय योग में जितनी भी चीज़ें देखनी हो पूरा सब उस पुस्तक में उपलब्ध रहेगी। सूफी दर्शन पर, और यहाँ तक कि हमने कुछ कुरान शरीफ के कुछ आयतों का अपने भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में भी व्याख्या की है, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। बाबा साहब, आप कई शहरों के कमिश्नर रहे और इसके बाद आप शारदा सहायक के भी इंचार्ज रहे, आप पीसीडीएफ के भी चेयरमैन रहे और इस पीसीडीएफ के अलावा आपने और भी कई यूनिट में आप उस प्रोजेक्ट को लीड किए और चीफ के तौर पर आपने काम किया। लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और प्रशासन की जो इबारत है, ईमानदारी की इबारत मैंने शुरुआत में कहा, वो जो आपने बड़ी शालीनता से लिखी, उसके जो पद चिन्हों पर चलने के लिए बहुत सारे लोग अब तैयार भी हो रहे हैं। तो कैसे देखते हैं अपने लंबे प्रशासनिक जीवन को? प्रशासनिक जीवन पर क्या व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे टिप्पणी करें? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जो मेरा अपना अनुभव है कि आपको 3 सूत्र मैंने बनाए थे और ये ऐसा नहीं है कि कुछ सोच विचार के बनाया, कुछ ऐसा होता गया कि आचरण में उतरता गया, कार्य में उतरता गया। तो मैंने उसको फिर जब लिपिबद्ध किया, ये हुआ कि पहली ज़रूरत जो होती है किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, किसी भी नौकरशाह के लिए, ईमानदार हो। ईमानदार माने आर्थिक ईमानदारी, यानी जितना वेतन हमें मिल रहा है उतने तक ही हम हाथ फैलाएं, इसके आगे न बढ़ें। ये इसको हमने आर्थिक ईमानदारी की संज्ञा दी, लेकिन ये पूरी ईमानदारी नहीं है। आर्थिक ईमानदारी को भी एक दूसरा सूत्र हमने बनाया, कठिन परिश्रम, यानी महीने भर जितना काम करना चाहिए यथाशक्ति उतना काम करने के बाद हमने वेतन लिया है। ये कसौटी थी वेतन की। अगर ये क्वेश्चन करिए, अगर उत्तर हाँ में आए तो समझिए ये आपका वेतन उत्तमार्जन है, उत्तम कमाई है, आपने अपने श्रम से अब इसको कमाया है। तो ये पूरा दोनों कठिन परिश्रम और वित्तीय ईमानदारी दोनों मिलकर उत्तमार्जन बनाते हैं। उत्तमार्जन का बड़ा महत्व है हर धर्मों में। इस्लाम में इसमें ईमान की कमाई कहा गया, हमारे भारतीय धर्म में इसको उत्तमार्जन कहा गया, बौद्ध और जैन धर्म में इसको भी उत्तम कमाई का रूप दिया गया कि सम्यक आजीविका कहा, कि सम्यक आजीविका माने ईमान की, अपनी श्रम से की हुई कमाई जो होती है वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होती है। और मैं ये कहा करता था कि इस तरह की ईमान की कमाई, अगर आपका बच्चा बीमार है और बिस्किट खरीद के ला के दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, विश्वास करके चलो, इसमें बड़ी ताकत होती है। इसने ताकत दिया पूरा, जो ये 2 सूत्र। लेकिन ये अभी पूरी ईमानदारी नहीं है। पूरी ईमानदारी के लिए एक तीसरा सूत्र हमने उसमें जोड़ा, कठिन परिश्रम के साथ ही जो कई दशकों से इस पर चर्चा चल रही है, इसका अंत नहीं हो रहा है, एक बौद्धिक बेईमानी, आर्थिक बीमारी, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और दूसरी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मतलब ये हुआ कि अगर ए बी का 2 मामला हमारे पास आया, हमें निर्णय लेना है, किसी एक को लाभ पहुंचाना है। हमने पूरा परीक्षण किया तथ्यों का और हमने सोचा कि इसमें ए डिज़र्व करता है, इसको ये लाभ मिलना चाहिए। लेकिन निर्णय लेने के पहले हमारे ऊपर दबाव आया, परिवार का, रिश्तेदार का, राजनेताओं का। हमने सोचा गाढ़े समय में तो ये सब काम आएंगे, हमने ए के बजाय बी को लाभ दे दिया। अगर हमसे ऊपर का अगर कोई अथॉरिटी, अधिकारी, प्राधिकरण हमसे पूछता है कि आपने बी को क्यों लाभ दिया, ए को क्यों लाभ दिया, नहीं दिया, बी को क्यों लाभ दे दिया, तो हम जस्टिफाई कर देते हैं कि बी डिजर्व करता है, जबकि अंदर से हम जानते हैं कि ये डिजर्व कर रहा था।
इंटेलेक्चुअल ये बौद्धिक बेईमानी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी है, और ये प्रशासन में बहुत ज़्यादा व्याप्त है, ये कोढ़ बना हुआ है। तो हमने इंश्योर किया कि हम बौद्धिक बेईमानी को नहीं आने देंगे। निर्णयों में हमने बौद्धिक बेईमानी को नहीं आने दिया, बौद्धिक ईमानदारी की प्रतिष्ठा किया। जब तीन ये सूत्र मिल जाते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि यही ये तीनों मिलकर जो गीता में क्या कहते हैं निष्काम कर्म कहा गया है, यही निष्काम कर्म है और कुछ नहीं है। सर, इकोनॉमिकल डिसऑनेस्टी के बारे में कैसे डेफिनेशन करें, कैसे डिफाइन करें? जितना वेतन है उतने तक आप सीमित रखिए अपने को। इसके बाद अगर आप कहीं से भी कुछ भी ले रहे हैं तो डिसऑनेस्टी हो जाएगी। लेकिन ये वेतन भी आप महीने भर जितना काम करना चाहिए उतना काम करने के बाद ले रहे हैं। मैं ये कहा करता था कि अगर कोई काम पेंडिंग रह गया शाम तक, मान लीजिए कोई फाइल नहीं निपटी है, तो आपके दिमाग में उस तरह की चिंता होनी चाहिए जैसे अगर आपका बच्चा बीमार है और आपको सूचना मिले तो तुरंत आप व्याकुल हो जाएंगे, पहुंचेंगे उसकी देखभाल के लिए, उसको तुरंत भर्ती कराना, डॉक्टर को दिखाना। उसी तरह अगर आपका काम पेंडिंग है, सरकारी काम भी, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि ये काम बचा हुआ है, और दूसरे दिन सवेरे पहुंचने के ऑफिस में पहुंचने पर आपने पहला काम वही करके निपटा दिया। सर, आपके एडमिन के ज़माने में जब आप प्रशासन में हुआ करते थे, चौपाल बहुत चर्चा में आया, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की खूब चर्चा हुई, तीसरा दर्पण जो आपने योजना लागू किया उसकी खूब चर्चा हुई, तीनों के बारे में क्या कहें? देखिए, चौपाल का जो हमने कार्यक्रम चलाया है वो नगर निगमों में बहुत खास कर रहा, और एडीएम सिटी जब रहा, एडीएम सिटी में 3 जिलों में रहा, अलीगढ़ में 3 साल रहा और कभी दंगा नहीं हुआ। 3 साल में मुरादाबाद में रहा, कभी दंगा नहीं हुआ। और ये जनता से जो संवाद हमारा लगातार बनता था, उनकी समस्याओं को निपटाने का जो हमारा तरीका था, उससे उनमें बड़ा विश्वास आया। और दोनों जनपदों में ये निश्चित था कि अगर कोई समस्या उत्पन्न होती थी तो पहले मैं बुलाया जाता था, उसका निपटारा करता था। तो इस तरह से जो गतिविधियां हमारी चलती रहीं, तो प्रशासन माने आगरा में भी एडीएम सिटी रहा है, एडीएम प्रशासन रहा, वहाँ भी यही उनकी समस्याओं का निपटारा करना प्राथमिकता रहती थी। सवेरे 7 बजे से 2 घंटे नियमित रूप से शहर में हम किसी एक वार्ड में पहुँचते थे, वहाँ गाड़ी खड़ी होती थी और पैदल मैं भ्रमण करता था, और मेरे साथ 400-500 लोगों की भीड़ चलती थी। एक एक चीज़ दिखाते थे, जहाँ कमियाँ थीं, सफाई नहीं हो रही है, नाली टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है। तो चूँकि एडीएम सिटी था, जब ये सब लिख कर मैं एक इंस्पेक्शन नोट भेज देता था, तो चाहे नगर निगम रही हो चाहे नगर पालिका रहा हो, वहाँ के अधिकारी तुरंत उसको पूरा कराते थे। बाद में तो ये हुआ कि वो लोग पहले संपर्क किए कि साहब आप 1 सप्ताह का अपना कार्यक्रम जारी कर दीजिए, हम कुछ काम पहले करा देंगे वहाँ का करके, जो कमियाँ रहेगी तब आप जाएं। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई हमारे भ्रमण के पहले अगर वो काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। तो 1 सप्ताह पहले का कार्यक्रम जारी होता था, वहाँ के लोग ये सब जान जाते थे कि यहाँ भ्रमण होना है, और वो जो माहौल बना उसका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। तो ये एक तरह से एडीएम सिटी के रूप में इस तरह का भ्रमण करके चौपाल करने का था। जब नगर निगमों में मैं नगर आयुक्त के रूप में, मुख्य नगर अधिकारी उस समय पदनाम था, उस रूप में मैं जब तैनात हुआ, तो मैंने आगरा में हमारी तैनाती नगर निगम में हुई, बरेली में नगर निगम में हुई, और गाज़ियाबाद में नगर निगम हुई, और अंतिम जो तैनाती थी लखनऊ आने के पहले, वो बनारस में नगर निगम में मुख्य नगर अधिकारी, जो नगर आयुक्त का पदनाम है, और उसके साथ ही साथ विकास प्राधिकरण वाराणसी का उपाध्यक्ष भी रहा। तो इस दौरान मैंने चौपाल योजना चलाई। चौपाल योजना में ये किया करता था कि एक वार्ड में हम सारे अधिकारियों को लेके पहले से निर्धारित रहता था, जनता को मालूम रहता था। तो उस दिन पूरे अधिकारियों के साथ हम वहाँ उपस्थित रहते थे।
जैसे मैंने ये योजना चालू किया, अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे कि साहब संभाल पाना मुश्किल रहेगा। हम कहा चिंता न करो, कुछ नहीं रहेगा। तो वहाँ पहुँचने पर मैंने चौपाल लगाने के पहले मैं पहले पूरे क्षेत्र का भ्रमण करता था और एक एक नोट करता था सारी समस्याएं। और उसके जब बैठते थे तो मैं बताता कि अब बताओ इतनी समस्याएं हैं, इसमें प्रमुखता से कौन जल्दी निपटाने की ज़रूरत है। तो उनके बीच ही बैठकर ये निर्णय होता था कि ये कार्य पहले हो जाए और उन पर कार्य प्रारंभ होते थे। तो ये चौपाल का इतना ज़बरदस्त महत्व बढ़ा कि लोग उसकी प्रतीक्षा करते रहते थे कि हमारे वार्ड में कब चौपाल लगेगी, हमारी ये समस्याएं वहाँ निपटेंगी। अधिकारियों को भी लगने लगा कि यहाँ तो दूसरी माहौल है, यहाँ तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सब अपना भ्रमण के दौरान ही सारी समस्या देख ली गई और निर्णय होगा उनसे ही पूछ कर कि भाई आप प्राथमिकता कौन सी के भी कार्य कौन है, उनको पहले हम निपटाएंगे। तो ये चौपाल का जो हमने अनुभव इन नगर निगमों में देखा, उसके बाद मैं जिन विभागों में यहाँ जब लखनऊ पोस्टिंग हुई तो मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी रहा, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री रहा, डायरेक्टर सेरिकल्चर रहा। तो इन सब में भी इसका प्रयोग किया हमने। और दर्पण योजना जहाँ तक है, दर्पण योजना का हमने जो आरटीआई आज है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, दर्पण योजना के तहत हमने चालू किया था जबकि आरटीआई की चर्चा भी नहीं थी। तो हम दर्पण योजना का ये हमने रखा था कि हम कोई भी व्यक्ति अगर हमारी फाइल की नोटिंग भी देखना चाहता है तो ये एक एप्लीकेशन देगा, बड़ा नॉमिनल उसकी फ़ीस लगाया था मैंने। हमारे अधिकारी के सामने वो फाइल देखेगा। अगर नोटिंग का कुछ नोट भी करना चाहेगा, हमने कहा अगर हमारा ऑब्जेक्टिव डिसीजन है तो हमें डरना नहीं चाहिए, नोटिंग भी वो पढ़ने का अधिकारी है, वो देखे कि हमने नोटिंग क्या किया है, हमारे अधिकारियों ने नोटिंग किया है और निर्णय किस तरह से हुआ है। अगर कोई जैसे विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी उसकी समस्या रहती थी और निपटारा कोई हुआ और उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं अलाउ करता था कि तुम आओ, फाइल देखो और बताओ। और जब वो संतुष्ट हो जाता था कि हाँ जो दंड दिया गया या हमारे खिलाफ निर्णय हुआ वो सही निर्णय है, संतुष्ट होके ही जाता था। ये दर्पण योजना का था। दर्पण योजना में हमने ये कर रखा था कि 10,000 से ज़्यादा की खरीदारी जो भी विभाग में होती थी उसको हम हर महीने नोटिस बोर्ड पर और कुछ अधिकारियों को भेजा करते थे और सबके लिए कोई भी वो उस जानकारी को ले सकता था कि महीने भर में 10,000 से ज़्यादा की खरीदारी। ट्रांसपेरेंसी मोड, ये ट्रांसपेरेंसी थी। तो दर्पण माने बिल्कुल शीशा है, आईना। हाँ आईना है। आइए सर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में क्या? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जैसे जब मैं रेशम विभाग में रहा, एनिमल हस्बेंड्री में रहा, तो हमने ये किया था कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनको वहाँ हम सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करें। तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब श्रेष्ठता का एक सेल ही अलग से होता था जो रिसर्च करके अन्य प्रदेशों में की जानकारी लेकर और प्रस्तुत करता था कि हम अपने कार्यों में एक्सेलेंस किस हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। उत्कृष्ट केंद्र के रूप में उसको बढ़ावा दिया जाता था। और एनिमल हस्बेंड्री में तो एक स्कीम हमने ये लगाई थी। देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आज, जो क्या कहते हैं गो संवर्धन की बात चल रही है और जो क्या कहते हैं इनफर्टाइल जो गोवंश है हमारा, जो बांझ हो गई हैं गायें, इनकी समस्या बहुत आ रही है। हमने जब कार्यभार ग्रहण किया था तो मैं चौंका था जब हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि उस समय अनटाइमली इनफर्टाइल होने के परसेंटेज 20% थी। यानी अगर 2 करोड़ गोवंश गायें हैं तो 20% गायें प्रतिवर्ष यहाँ असामयिक बांझ हो जाती हैं। हमने एक अभियान चलाया। हमारा पशु चिकित्सा अधिकारी जो ब्लॉक पर रहता है
उसको हमने कहा कि आप सप्ताह में 2 दिन ग्राम पंचायतों में कैंप लगाएंगे, एक एक दिन में एक एक ग्राम पंचायत कवर करेंगे और वहाँ 100% आप चेक करेंगे गाय भैंसों को विशेषकर, और जो माने इनफर्टाइल हो गई हैं, बांझ हो गई हैं, उनका विशेष रूप से रजिस्टर तैयार कराता था। और आप विश्वास मानिए कि 99% मामलों में पौष्टिक आहार की कमी के कारण ये बांझ होती थी। गाय, जैसे हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कि जब गाय भैंस ब्याने को होती थी कितनी व्यवस्था होती थी, खली, चूनी, चोकर। और जब पहली बरसात होती थी तो किसान सबसे पहले अपने मवेशियों के लिए हरे चारे की व्यवस्था, बरसीम और ये सब हरी माने चारे की व्यवस्था पूरी करता था। शुरुआत वहीं से होती थी। तो हम वहाँ से हट आए हैं। हम अब जो मार्केट में इनका पशु आहार मिलता है, ये बिल्कुल फास्ट फूड की तरह है, ये कोई पौष्टिक आहार नहीं है। हम जब तक उस पर नहीं आ पाएंगे और जब तक हम ये इनफर्टिलिटी रेट को कम नहीं करेंगे, हम बांझपन नहीं रोक पाएंगे। सर, आप बरेली और अलीगढ़ जैसे सेंसिटिव ज़िलों के आप वहाँ पर आप तैनाती रही और कम्युनल हार्मनी के मामले में कोई दंगा नहीं हुआ जब आप वहाँ तैनात रहे। आप दूसरा बड़ा एक टास्क मिला, आप कुंभ मेले के बारे में हरिद्वार और इलाहाबाद के आपके ही लीडरशिप में, आपके नेतृत्व में ही बहुत अच्छे ढंग से आयोजन हुआ, क्या कहेंगे? पहले तो ये दो जो मोस्ट कम्युनली सेंसिटिव सिटीज़ हैं, अलीगढ़ में मैं 85 से 88 तक एडीएम सिटी रहा और फिर 88 से 91 तक मैं मुरादाबाद में एडीएम सिटी रहा क्रम से, और दोनों कम्युनली मोस्ट सेंसिटिव सिटीज़ माने जाते हैं। 85 से 88 तक अलीगढ़ में कोई दंगा नहीं हुआ और उसका कारण ये था कि जनता में इतना विश्वास, दोनों वर्गों में इतना ज़बरदस्त विश्वास पैदा था कि हमारे कोई समस्या आएगी तो निष्पक्ष निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं, और इसलिए कहीं कोई बात भी होती थी तो पहले मुझे सूचना दी जाती थी और हम उसका निपटारा कर देते थे। तो वो स्थितियाँ पैदा ही नहीं होने पाई, पहली बात। दूसरा, प्रशासन इस तरह से सक्रिय था। जैसे एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि ये अलीगढ़ में एडीएम सिटी तैनात था, एक स्थान पर सूचना आई कि साहब वो सड़क जाम कर लिया है लोगों ने। हमने कहा क्यों? कहा कि पानी नहीं आ रहा है। मैं मौके पर गया और मौके पर जाके मैं भीड़ में घुसता था पहले। हमने पूछा क्यों ऐसा यहाँ है? कहा साहब पानी 1 घंटे से पानी नहीं आ रहा, साहब बहुत परेशान है और प्रतिदिन की ये समस्या है। तो हमने कहा सड़क पर थोड़ी पानी मिलेगा। कहा तो चलो मोहल्ले में देखते हैं, और सारी भीड़ लेके मैं मोहल्ले में घुस गया। अब आप समझिए कि हर जिस मकान के सामने जाता था उस मकान मालिक पहले अपना नल चालू करवाता था कि देखिए साहब नहीं आ रहा है, देखिए आप चलाइए, नहीं आया। 10वें 11वें मकान में गया तो जैसे खोला पानी आ गया। अब उनको समय का ध्यान नहीं है। ये 45 मिनट मुझे बीत गए थे यहाँ से वहाँ तक में, लेकिन उनके दिमाग में आया कि अरे देखिए जैसे हाथ लगाया बाबा ने वैसे पानी आ गया, जबकि बिजली आई और उससे पानी आया। तो ये विश्वास पैदा हुआ लोगों के अंदर, उनके बीच जाके समस्या हल करने का। अगर बैठे रहेंगे आप ये कहेंगे कि भाई अब ठीक है नहीं हटते हैं तो लाठी चार्ज करके बाहर करो, तो आक्रोश बंद हो जाए। हमने कुछ नहीं किया, उनके साथ जाके उनके घरों को देखा, नल खोला, और मैं जानता था कि बिजली आएगी तभी पानी आएगा। अब वो 45 मिनट बीता, बिजली आई, पानी आ गया, एक विश्वास पैदा हो गया। इसी तरह की उनकी समस्याओं का निराकरण। कुंभ। अच्छा, उसके बाद जब कुंभ की बात है
तो हरिद्वार में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो एक्चुअली मेरा जो कार्य करने का तरीका था, पहले पब्लिक से संवाद करके पब्लिक के बीच कम्युनिकेशन ओरिएंटेड। बहुत ज़बरदस्त था। तो लोगों ने बताया, जो जो समस्याएं बताईं, और ये बताया कि साहब यहाँ जो धनराशि आती है उसका अगर 40% खर्च हो जाए तो हम लोग ठीक मानते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि 60% खा लिया जाता है। तो बताया कि हाँ साहब 60% खा लिया जाता है। तो हमने कहा कि हम परमानेंट रिसर्च क्रिएट कराएंगे। और मैंने जनता के बीच जो घूम के और एक एक चीज़ें देखी, तो एक लगभग 4-5 महीने के अंदर वो कुछ फिर वही बाबा 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 कहते, किसी का नाम ही नहीं। तो जब कार्य शुरू हुआ तो उस माने ये 1991-92 की बात है, वहाँ का अर्धकुंड था हरिद्वार का। और उत्तराखंड में भूकंप आ गया था। तो कमिश्नर मेरठ को वहाँ का देखभाल के लिए इंचार्ज बनाया गया। तो कमिश्नर जाते समय मुझे साथ लेते गए, कहा अभी कुंभ का देरी है, चलो हमारे साथ। होता क्या है कि अक्टूबर के महीने में वहाँ घाटों का काम शुरू होता है। तो 15 दिन के लिए बैराज से पानी आना बंद होता है, तो हर की पैड़ी आदि सब सूख जाती है। उसी बीच वहाँ काम कराया जाता है। तो पहले दिन वहाँ जब काम कराया गया, मैं तो देहरादून में था कमिश्नर के साथ। अखबारों में निकला कि यहाँ बहुत घटिया काम शुरू हो गया है माघ मेले में, ये मेले में, कुंभ मेले का। और जो निर्माण हो रहा है उसमें बालू और सीमेंट का रेशियो एकदम ख़राब है, और बालू बालू ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। एक अधिकारी जिससे लोग डरते हैं उसको कमिश्नर अपने साथ लेते गए, इसलिए यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। कमिश्नर ने सवेरे पढ़ा, तुरंत बुलाया, कहा हरदीप सिंह तुरंत बांधो अपना बोरिया बिस्तर और जाओ। मैं आया, सीधे मैं हर की पैड़ी पर आया जहाँ काम हो रहा था। तो जो मसाला लगाया जा रहा था बालू सीमेंट का, उसका एक रफली जज करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि एक सपाट ग्लास शीशे के लीजिए, पानी भरिए और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर मिला के पूरा घोल लीजिए, रख दीजिए। तो आपका बालू भारी होता है, सबसे नीचे जमा होता है, और सीमेंट ऊपर जमा हो जाएगी। तो रफली आप एक आइडिया लग जाएगा कि परसेंटेज क्या था। मैंने रखा और दिखाया, तो ठेकेदार को मैंने कहा कि देखो ये तुम 50-50% कर रहे हो, ये तो 15% भी सीमेंट नहीं लग रही है, तुम खुद देखो। और इतना कहने के बाद मेरा एक तरीका होता था, ग्लास फेंका, थोड़ा बिगड़ा उसके ऊपर, और उसके बाद हमने कहा मैं अभी 1 घंटे में फिर आ रहा हूँ। 1 घंटे में जब पहुँचा तो जेई जो काम कराने वाला था वो भी आ गया था। जैसे मैंने फिर से चेक करना शुरू किया, ग्लास मंगवाया, पानी भरवाया, उसमें मिक्सचर डाला, तो जेई ने कहा कि साहब ऐसे काम नहीं होगा, 15 दिन में काम कराना होता है, रात दिन काम कराया जाता है, और ऐसे अगर चेक होता रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। इतना वो बोल रहा था, इतने में वो ठेकेदार बोल पड़ा। जब बोल पड़ा तो मैंने कभी फोर्स लेके मैं कभी नहीं गया, मैं रखता ही नहीं था, गनर वनर हम नहीं रखते थे। तो हमने कहा, हम अर्दली रहता था, डंडा रखता था, हम कहा लाओ डंडा, तो और डंडा जैसे मंगाया वो ठेकेदार भागा। तो वो क्या कहते हैं, मालवीय घाट है, उस पर भागा, मैंने दौड़ा लिया, बड़ा मोटा था, थक के बैठ गया। जब पास पहुंचा तो पकड़ लिया पैर के साथ, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। तो उसको वर्चुअली मैं उसका कॉलर पकड़ के ले आया, और हमने कहा कि अब, और उसके जेई को कहा, हमने कहा तुम तो शाम तक तुम अब रहोगे नहीं, सस्पेंड होगे। तो कहा साहब मेरी थोड़ी बात सुन लीजिए। मैं गया किनारे, तो कहा साहब यहाँ तो मर्डर होता है। वहाँ की परंपरा रही है कि हर कुंभ, अर्धकुंभ में किसी अधिकारी का पहले मर्डर हो जाता था। मेरी पोस्टिंग होने के पहले हरिद्वार में सीएमओ का मर्डर हो गया था, वो ठेके लेने के चक्कर में, यही इसका। तो ये उस पर कहा कि अब आपने ये सख्ती किया है, पहली बार इस तरह की प्रशासनिक स्तर पर सख्ती की गई है।
तो अच्छा मैं इतना सब कह के चला आया, और रात में 9 बजे मैं चेक करने गया तो चीफ इंजीनियर खड़े होकर काम करा रहे थे। उन्होंने कहा सिंह साहब आप देख लीजिए ठीक है कि नहीं। हम कहा जब आप खड़े हो रहे हैं तो ठीक तो होगा ही। तो क्वालिटी का काम होने लगा, जितना भी काम हुआ इतना क्वालिटी का। और हमने सारे घाटों का रिनोवेशन कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे घाट थे जहाँ ये हुआ कि साहब ये तो फला का घाट है, फला राजा ने बनवाया था और वहाँ की व्यवस्था कोई देख रहा है। हमने कहा मैं कोई कब्जा करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैंने तो हमें तो इसका रिनोवेशन कराना है। और सारे घाटों का मैंने रिनोवेशन करा दिया था। और उस साल लोगों ने ये कहा, सब जनरल पब्लिक के मुंह से भी, कि 85% पैसा लगा है, 15% फिर भी गड़बड़ाया। तो वो सर एक दूसरे अधिकारी के कारण, जो वहाँ मेलाधिकारी थे, मैं तो अपर मेलाधिकारी था, जो मेलाधिकारी था उन्होंने जब देखा कि जहाँ उनका कुछ नहीं चल पा रहा है तो उन्होंने कुछ कामों से हमें हटा दिया, कहा एक दूसरे अधिकारी को लगा दिया। हमने बताया, अभी गवर्नमेंट में जब बात आई तो हमने कहा हमने उस काम को नहीं देखा क्योंकि हमें हटा दिया। सर रिटायर होने के बाद एक चर्चा थी कि स्वच्छ भारत मिशन के आप उत्तर प्रदेश के संयोजक बनाए गए, और एक चर्चा आई 17 के आसपास, 2017 के आसपास बहुत तेज चर्चा थी कि लखनऊ की किसी असेंबली सेगमेंट पे आपको बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। क्या स्थिति हुई, कहाँ ताना बाना बिखर गया? देखिए ऐसा है कि मेरे दिमाग में एक सेवानिवृत्ति के बाद से ही एक विचार आया कि प्रशासनिक सेवा में जिस तरह से मैंने एक पहल किया और सुधार करने का पहल किया, ठीक करने का पहल किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने आमूलचूल परिवर्तन किया, लेकिन मैंने ये करके दिखाया कि अगर हमारी नौकरशाही चाह ले तो व्यवस्था में व्यापक सुधार हो सकता है। समस्या ये है कि हमारी जो व्यवस्था है वो वैयक्तिक हो गई है। कोई एक व्यक्ति आया, अच्छा काम किया तो अच्छा होने लगा, जैसे चला जाता है फिर से उसी तरह होने लगा। तो संस्थागत ये व्यवस्थाएं हम सुधारने में नहीं लगे। इंस्टीट्यूशनल जब तक इसमें भ्रष्टाचार दूर होगा, जब तक इंस्टीट्यूशनल सुधार नहीं होगा, नहीं होगा। इंडिविजुअल कुछ ईमानदार आए, लेकिन जैसे वो हटा दूसरा आ गया, वही धंधा फिर शुरू हो गया, तो परिवर्तन नहीं आ पाएगा। लेकिन हमने ये दिखाया कि अगर अधिकारी चाह ले, अगर प्रशासनिक अधिकारी चाह ले, तो भ्रष्टाचार पर 90% अंकुश लग सकता है, और मैंने लगा के दिखाया। सर भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैंने स्वच्छ भारत अभियान में इसमें काम किया, तो मेरे दिमाग में एक था कि एक बार मैं जनप्रतिनिधि के रूप में आकर, जैसे प्रशासनिक सेवा में मैंने दिखाया और पूरा प्रदेश इस बात को मानता है, ईमानदारी के क्षेत्र में, कर्तव्य निष्ठा के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में एक पहचान बनी, बाबा हरदेव सिंह की पहचान बनी। तो उसी तरह मैं सोचता था कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में जो करना चाहिए उसको करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि एक नई मिसाल कायम हो कि एक जनप्रतिनिधि को कैसे काम बात कहाँ बिगड़ गई सर? अब वो तमाम चीज़ें होती हैं। सर आप आगरा में एतमादपुर विधानसभा से भी राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव लड़े हैं और राष्ट्रीय लोकदल के यूपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, वैचारिक रूप से चौधरी चरण सिंह जी के भी बड़े नज़दीकी रहे। किसानों की दशा और अवदशा पर आप क्या सोचते हैं? देखिए उस समय जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था राष्ट्रीय लोकदल का, तो मैंने ग्रामीण इलाकों का सभी जनपदों में करीब करीब उत्तर प्रदेश के दौरा किया। अब मुझे ये जानकर ताज्जुब होता था कि जिस इंटीरियर गांव में मैं जाता था वहाँ लोग, हमारे कार्यकर्ता ही चाय पिलाते थे। चलते समय ज़रूर कहते थे कि चौधरी साहब यहाँ चाय पिए थे साहब। तो मुझे ये लगा कि उस समय, अब तो संसाधन हैं, उस समय तो साधन भी नहीं रहा होगा, और ये कैसा नेता था जो हर गांव में पहुंच गया, किसानों का मसीहा बन गया। तो किसानों की समस्याएं बहुत ज़बरदस्त हैं, और किसानों की, देखिए हमारा एक विश्वास है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना बहुत ज़रूरी है। सर छोटे चौधरी से क्यों नहीं बन पाई?
देखिए, हम पूरे, जब हम प्रदेश के अध्यक्ष थे तो हम पूरे प्रदेश को एक उसी तरह से आगे बढ़ाना चाहते थे कि केवल कुछ क्षेत्रों में ही सीमित न रह जाए, बल्कि पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी जमे। और मैंने बहुत जबरदस्त, बागपत मेरठ के आसपास ही ना रहे पार्टी, हाँ, ये सीमित चाहते न थे, रहे। निश्चित तो तौर हमारा ये था कि हर क्षेत्र में, लेकिन अब कुछ ऐसा रहा कि हम वहाँ नहीं कर पाए। सर, लोकल बॉडी का विधान परिषद का चुनाव स्नातक का लड़ रहे हैं आप। आपके निर्वाचन क्षेत्र में रायबरेली, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, ये सारे जनपद आते हैं और मान के चलिए कि काफ़ी 60-65 विधानसभाएं कवर हो रही हैं। तो किस तरह से इन क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कोई आपने सेवाएं दी हैं या सामाजिक शख्सियत के रूप में आपने काम किया, कैसे देखते हैं इस अपने निर्वाचन क्षेत्र को? देखिए, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का ये जो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, एक उद्देश्य के साथ। ये सही है कि 7 जिले इसमें आते हैं: प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, खेरी, लखीमपुर। जो विधान परिषद है प्रदेशों की, वो इवन राज्यसभा से भी भिन्न है। इसमें 100 सदस्यीय जैसे सदन है उत्तर प्रदेश का, इसमें हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो 100 में 1/3 और कैलकुलेशन करके 100 माने 37 MLC जो विधायक चुनते हैं। केवल पॉलिटिकल पार्टी को उतना ही दिया गया कि माने 403 विधायक 37 MLC चुनेंगे। पॉलिटिकल पार्टी की यही सीमा थी, रिप्रेजेंटेशन उसका इतना रहेगा। दूसरा था लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि चुनेंगे, वो भी 37। मकसद ये था कि उस क्षेत्र से, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर निगम के प्रतिनिधि आएँ और उच्च सदन है, इसमें वहाँ की समस्या रखें और सरकार उनकी बेहतरी के लिए कार्य योजना बनाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको भी अपने कब्जे में लिया और अपने लोगों को खड़ा करके और उसका दूध भटके। तो 37, 74 और 10 जो नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें भी नामी गिरामी लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में, ताकि वो सदन में पहुंचकर और अपने उस क्षेत्र की विशेष कठिनाइयों को बताए, उसकी बेहतरी के लिए सरकार योजनाएं बनाए। लेकिन नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया जानते हैं कैसे चलती है। जो सत्ता पक्ष है वो अपने लोगों को ही नॉमिनेट कराती है। इसके बाद 10 बने 16 सीट बचती हैं। इतना 84 ले लिया। अब 16 सीट में 8 टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी का है, 8 ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी। टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी में सारे टीचर्स ग्रेजुएट हैं, लेकिन ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी अलग से बनाई गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग सेगमेंट अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट पड़ा हुआ था। उसमें अनरिप्रेजेंटेड सेगमेंट था, पहला सरकारी तंत्र, वो लड़के चुनाव नहीं पहुंच सकता, उसकी भी समस्याएं हैं। तो सदन में, उच्च सदन में यही ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि ही उनकी समस्या उठाएगा। दूसरा, प्राथमिक शिक्षक, वो टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी में मतदाता नहीं बनते, उनकी समस्याएं हैं बड़ी ज़बरदस्त। अब बहुत बड़ी संख्या है प्राथमिक टीचर्स की, उनकी समस्याएं हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन जो ये ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि होगा, ये उनकी समस्या भी उठाएगा। फिर बहुत बड़ा चंक है जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। सर, क्या चुनावी तैयारी हैं, क्या पॉलिटिकल रोड मैप है, कैसे ये 7 जिलों में अपने पूरे निर्वाचन क्षेत्र को आप कवर कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहें? मैं पूरे 7 जनपदों में ब्लॉक स्तर पर 3-3, 4-4 बार जा चुका, सबसे संपर्क किया हूँ। और केवल ये नहीं, सरकारी तंत्र ही नहीं, जिन का प्रतिनिधित्व ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधि को करना चाहिए, उस सारे वर्ग से मैं मिला और उन सब को लेकर मैं इस विश्वास के साथ जुटा हूँ कि
मैंने ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का एमएलसी चुने जाने पर ये दिखाना है कि किस तरह से ये इसका प्रतिनिधि काम करता है। सर, कोरोना काल में आपने ये 7 जिलों में जो आपका पूरा निर्वाचन क्षेत्र है, कैसे मददगार रहे आप? अब अभी तो कोरोना ये संकट जब से शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हो गया है, इलेक्शन भी की डेट भी आगे बढ़ गई है। जो अप्रैल में होने वाला था वो टल गया है, अभी कोई निश्चित नहीं है कब होगी। लेकिन हम उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से लोगों के संपर्क में हैं, लोग हमसे संपर्क करते हैं, वहाँ की जो समस्याएं बताते हैं। इधर जब लॉकडाउन था उस समय तो मैंने अपने फेसबुक पर डाल दिया था, अपना नंबर भी दिया था कि जिनको जहाँ कोई तकलीफ़ हो वो ज़रूर बताएं। तो केवल ये 7 जिले के ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोगों ने भी, यहाँ के रहने वाले जो दूसरे प्रदेशों में आए और फेसबुक से कहीं हमसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं, जैसे गुजरात से भी समस्याएं आई, सूरत और वहाँ अहमदाबाद से समस्याएं आई। वहाँ के लोग भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी बहुत, चूँकि मैं ऑल इंडिया फेडरेशन जो था सिविल सर्विसेज का, उसका भी अध्यक्ष रहा, करीब 5-6 साल अध्यक्ष रहा, तो हर प्रांतों के प्रशासनिक अधिकारियों का जो संगठन है उससे वहाँ भी पहचान बनी थी। सर, उनके माध्यम से उनकी मैं मदद कराता था। आपने लंबा समय प्रशासन को दिया, अब राजनीतिक जीवन में हैं, क्या ताना बाना, क्या सपना बुन रखा है? अगर आपको जनता मौका देती है, कैसे काम करना चाहेंगे? मैंने पहले भी बताया कि मेरे दिमाग में एक धारणा है कि जनप्रतिनिधि को जिस तरह काम करना चाहिए मैं वो करके दिखाना चाहता हूँ। और लोगों का एक्चुअली जो जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ उसको ये एहसास हो, केवल ये नहीं कि हम कहें कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनको साथ होने का एहसास कराना। वादा नहीं विश्वास होगा, वादा नहीं विश्वास होगा, साथ होने का एहसास होगा। थैंक यू सर। ये थे बाबा हरदेव सिंह, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधान परिषद के उम्मीदवार हैं। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में फिर हम बात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।